नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में आज ये 27वां वीडियो लेक्चर। कल हमने देखा था केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में और केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित चौथा वीडियो कल का था। और आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है महान्यायवादी और सीएजी पर। सीएजी जिसको कैग बोला जाता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में बोला जाता है। आज के वीडियो में एक विशेष खास एक ऑफर है, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा कंटिन्यू। बीच में मैं ऑफर के बारे में भी आपको बताऊंगा। और आइए देखते हैं पहला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर होता है भारत का महान्यायवादी, और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और आपको याद होगा कि जब हमने राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ा था तो राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने जाना था कि 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है विधि के मामले में। तो ये अलग चीज है, और ये है भारत सरकार के लिए। भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देने के लिए कौन है? अटॉर्नी जनरल है। और राष्ट्रपति को कानूनी विषय पर सलाह देने के लिए यदि राष्ट्रपति मांगता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। और इसके और ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष का। 65 वर्ष यानी अपने उम्र के 65 वर्ष तक, जो भी पहले पूरा होगा तब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी यही है। और लोकसभा अध्यक्ष का तो अलग से चुनाव होता है। आपको मालूम होगा कि संसद में जब लोकसभा की बैठक होती है तो एक अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है वो। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, संसद का चैप्टर आएगा तो उसमें हम और भी चीज़ों को इसके बारे में देखेंगे। इसका आंसर फिलहाल महान्यायवादी है। और महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो होता है 76 के अनुसार। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देने के लिए होता है, और महान्यायवादी केंद्र सरकार को। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, जो संबंधित राज्य का राज्यपाल, और महान्यायवादी का राष्ट्रपति। और दोनों ही प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक कि राज्यपाल चाहते हैं या राष्ट्रपति चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक केंद्र में महान्यायवादी के लिए केंद्र सरकार चाहती है और राज्य में महाधिवक्ता के लिए राज्य सरकार चाहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कथन तो सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी कथन सत्य है। और उसे संसद के किसी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। और चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। तीसरा जो सेंटेंस है, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि उसके योग्यता के बारे में केवल यही बात की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, और वो राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार उसको अपना महान्यायवादी नियुक्त करना चाहे। चौथा जो ऑप्शन है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, तो इसे महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया जाता। जब भी केंद्र सरकार चाहे, केंद्र की इच्छा पर यह निर्भर करता है, जब भी केंद्र सरकार चाहे उसको हटा सकती है। सामान्यतः जब नई सरकार बनती है तो आप देखे होंगे कई बार महान्यायवादी को हटा दिया जाता है, या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे देते हैं पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, और दूसरा महान्यायवादी नियुक्त होता है जिसे राष्ट्रपति करते हैं। आइए देखते हैं
पांचवा प्रश्न, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होकर, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होकर बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, केंद्र सभा में भी लोकसभा में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। वो किसी समिति का यदि सदस्य भी बनता है तो समिति में बोल सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ये कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो ये है आर्टिकल 88 यानी अनुच्छेद 88 के तहत। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी पहला कथन है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल भी सकता है। लेकिन चौथा जो सेंटेंस है लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मैंने पहले ही बताया कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करती हैं, जो कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की। वहीं केंद्र में कानूनी सलाह देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो है महान्यायवादी की, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इसको महान्यायवादी को। और महाधिवक्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए 165 किसके लिए है? एडवोकेट जनरल के लिए, यानी महाधिवक्ता के लिए। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और हटाया कैसे जाएगा? तो हटाया महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का मतलब ये है कि महाभियोग नहीं होगा, लेकिन वैसे ही कुछ प्रक्रिया मिलती जुलती होती है। कभी हम आगे पढ़ेंगे प्रक्रियाओं के बारे में, तो उस पर भी बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत होती है इसकी नियुक्ति? 148 के तहत। आइए देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 65 वर्ष मतलब यदि वो अपनी उम्र का 65 वर्ष पार कर जाता है, यानी 65 वर्ष पे पहुंच जाता है, तो पहले ही रिटायर हो जाएगा। या तो 6 वर्ष पहले आ जाए तो 6 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त सभी संरक्षक के रूप में। तो भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में अभी हमने पढ़ा कौन करते हैं? वो करते हैं भारत के नाम महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाएगा लोकवित्त। जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका नाम ही मतलब जो पद का नाम है उससे ही स्पष्ट होता है कि इनका काम होता है ऑडिट करना। लोक वित्त में जो भी चीजें, लोक वित्त का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस में सरकार जो पैसा खर्च करती है, उस खर्च किए हुए पैसे के लिए वो ऑडिट करते हैं। कौन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि वो पैसा जो है सही जगह पे गया है या नहीं गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी सहकारी अधिकारिता होती है। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस है उसमें हमने देखा आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो है राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होगा वो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी शक्ति होती है। तो आपको इस शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप दूसरा आंसर सही कर लेंगे।
मूल तो सही है, अपीलीय भी सही है, लेकिन सलाहकारी शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास 143 के तहत। जबकि राज्य के राज्यपाल के लिए सलाह देने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर देखें, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो संविधान के संशोधन आदि का अधिकार, बड़े बड़े जो निर्णय लेने हैं उनका अधिकार किसके पास है? केंद्रीय संसद के पास। केंद्रीय संसद के पास से जब बिल बन के जाएगा तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी पास होकर के लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति जो है वो विधि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, जबकि राज्य के लिए तो संविधान संशोधन की व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के लिए कोई भी सलाहकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं, इसलिए राज्य के लिए इसे रखा ही नहीं गया है। तो इसका ये दोनों गलत हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ही सलाहकारी शक्तियां हैं, हाई कोर्ट के पास नहीं है। जबकि ये मूल और अपीलीय जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो इस तरीके से दोनों, इसका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से अगर चूज करें तो एक, न तो एक और न ही दो। इसका आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं 143, पहले ही मैंने बता दिया। आर्टिकल 143 जो सुप्रीम कोर्ट देते हैं सलाह राष्ट्रपति को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा इस पे बात करें। जब कोई खर्च किया जाता है किसी मद पे, मतलब किसी क्षेत्र में कोई खर्च किया जाता है सरकार द्वारा, या आप भी कुछ खर्च करते होंगे तो उसको डायरी में या कॉपी में मेंटेन करके रखते होंगे। अगर आप बाहर रहते हैं तो मान लीजिए आप बिलासपुर में रह के या रायपुर में रह के अपनी तैयारी करते हैं, आपके घर से 4,000 रुपये आता है, तो 4,000 रुपये में आप अपने रूममेट के साथ अगर रहते हैं तो आप लोग 4,000 दोनों के घर से आता होगा, हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी कोई खर्चा होगा तो उसको कॉपी में लिख लेंगे कि भाई नमक 20 रुपए का लाया, 20 रुपए का, फिर शक्कर लाया गया 10 रुपए का। तो इस तरीके से आप लिखते जाते होंगे। ये जो काम लिखने का इस तरह का काम होता है, उसको अगर आसान भाषा में बोलूं तो अकाउंटिंग कह सकते हैं। लेकिन कभी आपके फादर आए और देखे कि भाई आपने तो बार बार नमक लिखा 20 रुपए का लिखा, शक्कर भी 20 रुपए का लिखा, लेकिन आपने लिख दिया कि 15 दिन पहले आपने लिखा है नमक 20 रुपए का, 1 तारीख को लिखा 20 रुपए का नमक, और 15 तारीख को फिर से लिख दिया 20 रुपए का नमक, तो 20 रुपए के नमक, 20 रुपए का 1 किलो नमक आएगा, तो आप क्या 15 दिन में खत्म कर देंगे? उसे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज, ये जो प्रक्रिया है, ये ऑडिट की प्रक्रिया है। इसमें आपके फादर देख सकते हैं कि जो पैसा मैं दे रहा हूं वो सही से खर्च हो रहा है, सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से, तो पहले जो था, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है, उसके लिए दोनों काम हुआ करते थे। वो अकाउंटिंग भी देखते थे और ऑडिटिंग भी देखते थे, यानी ये भी देखते थे कि जो पैसा जा रहा है आ रहा है उसको मेंटेन करने का भी काम होता था एक डायरी में, और दूसरा बाद में जो पैसा भेजा गया वो पैसा सही जगह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके लिए ऑडिटिंग का भी काम होता था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से वर्ष अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया। अब जो महालेखा परीक्षक है उनका काम जो है केवल ऑडिटिंग का है, ये अकाउंटिंग का नहीं है। तो किस वर्ष किया गया? तो ये होगा 1976 में। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। देखने से पहले मैंने बताया था कि एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज मैं आपको बताता हूं। सरप्राइज है ये, अगर आपने पहले वीडियो देखा है या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़े हैं पॉलिटी को, तो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है संविधान में। आपका ऑप्शन है 45 वर्ष, एक ऑप्शन है आपका 45 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष
और सी है 35 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो किन्हीं 3 लोगों को चुना जाएगा, उनको मैसेज में एनालाइजर की तरफ से रिप्लाई आएगा और उनको जो है 50% की छूट पर कोई भी टेस्ट सीरीज वो ले सकते हैं, यानी जितना भी मूल्य होगा उसका 50% ही मूल्य उनको देना पड़ेगा। ये ऑफर केवल 3 लोगों के लिए है और रेंडमली चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर आप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो रेंडमली चुना जाएगा, हो सकता है कि आप भी हो सकते हैं। तो उनको 50% छूट पे, डिस्काउंट पे टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आपका कोई मित्र अगर टेस्ट सीरीज लेने का प्लान कर रहा है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है। अगर वो चुना जाता है तो 50% की छूट पर उसको कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी लेना चाहे, CGPSC के लिए, ACF के लिए और आने वाले बहुत सारे एग्जाम है उसके लिए, किसी के लिए भी, तो 50% छूट पे मिलेगा। क्वेश्चन मैं एक बार और दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए है 45 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग आंसर देंगे। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मार्गदर्शक होता है। तो इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है कि सरकार जो खर्च कर रही है उसको जांचना कि वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी काम क्या होता है, लगभग यही होता है। जब हम संसद पढ़ेंगे, संसद वाला MCQ करेंगे तो दोनों के काम को के अंतर को भी देख लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्न संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन उनका कार्य वगैरह कब किस में बताया है? अनुच्छेद 149 में। आइए देखते हैं 15वां एवं आखिरी प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी को किसकी है? तो भारतीय संसद की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे सदन के पटल पे रखवाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के थ्रू या राज्यसभा के अध्यक्ष के थ्रू। सामान्यतः लोकसभा में ही पेश होता है उनका जो रिपोर्ट होता है, वो सदन पे रखवाएंगे और सदन की फिर जिम्मेदारी होगी, यानी संसद की जिम्मेदारी होगी कि वो उस पर ध्यान देती है, उसके निर्णयों, उसके विचारों पर या फिर उसके सुझावों पर कुछ आगे काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो फाइनल जिम्मेदारी किसकी है? संसद की। लेकिन रिपोर्ट एक किसको पेश करेंगे? वो होंगे राष्ट्रपति को। तो इस तरह से आज हमने देखा 15 प्रश्न। इससे पहले हमने 10-10 प्रश्न की श्रृंखला देखी थी, लेकिन इसमें प्रश्न कुछ कम थे तो हमने 15 प्रश्न का एक ये वीडियो क्लास ले आया आपके लिए। आइए देखते हैं आगे। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो क्लास हमारा आ रहा है। करंट अफेयर क्विज को डेली दीजिए और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया, एक क्वेश्चन इसमें बताया हूं जिस क्वेश्चन को आप दे करके 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। टेस्ट सीरीज की खास विशेषता है कि इसमें डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया होता है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके और आपकी तैयारी को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। देखिए 1000, 1200, 1400 रुपये प्राइस बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होता आपके लिए। आपको चुनना ये है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या इस एग्ज़ाम को आप दोबारा देना चाहते हैं अगले साल प्रीलिम्स को, या इसी साल मेंस वगैरह दे करके ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपके 365 दिन, आगे आने वाला 365 दिन और अभी जो समय है, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है और आगे जो 365 दिन मेरा बीत जाएगा उसमें कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल और तैयारी कर सकते हैं कोई ख़राब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। नया क्वेश्चन मिलेगा, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर क्विज को डेली पढ़िए, फ्री में जो टेस्ट है उसको दीजिए। थोड़ी सी मैं और बात करूं टेस्ट के बारे में कि 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। तो ये हमारा रिपोर्ट रहा।
अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप को डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, जिससे जुड़ करके आप इस कंटेंट का PDF भी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि डिसलाइक क्यों किया है आपने, क्या इसमें सुधार करनी चाहिए। और मैंने जो क्वेश्चन बताया था एक जिसमें 50% डिस्काउंट वाला जो है, उसको आप शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो अपना उसमें कमेंट करके, हो सकता है कि उनका नंबर आए तो उनके कुछ पैसे बच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे अगले वीडियो में हम।